तो आज जिस बीमारी के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक आम बीमारी है और ऐसी बीमारी जिसका इलाज उपलब्ध नहीं है। सर्दी, जुकाम और खांसी। सर्दी, जुकाम, खांसी ये रोग लक्षणों का एक समुच्चय है जो सर्दी में पाए जाने वाले लक्षणों के साथ उत्पन्न होते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी हमारे शरीर के श्वास व संस्थान संबंधित जो अवयव है उनकी व्याधि है। नाक, गला ये हमारे श्वास व संस्थान के प्रमुख अवयव है और सर्दी जिसे हम आम रूप से पहचानते हैं वो है नाक में होने वाली व्याधि। सर्दी, जुकाम, खांसी ये लक्षण समुच्चय जो है ये एक साथ पाया जाता है। सर्दी जो है विविध लक्षणों को लेकर के आती है। नाक से पानी का निकलना, छींकों का आना, नाक में खराश का होना और नाक में जलन का होना। इसके साथ साथ गले में खराश होना और खांसी ये सर्दी से उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं। जैसे जैसे सर्दी जीर्ण हो जाती है या 3 दिन से अधिक हो जाती है तो उसके लक्षण कुछ बदल जाते हैं। ज्वर आना शुरू हो जाता है, सारे बदन में दर्द होने लग जाता है और इसके साथ साथ भूख भी बंद हो जाती है। तो ये जो जीर्ण रूप है इसी को जुकाम कहते हैं। इसमें सर्दी के रूप में जो सफेद कफ निकलता था वो पीलापन लिए हुए होता है। तो इस तरह से लक्षणों की ये जो बीमारी है ये बीमारी होती कैसे है, इसके कारण क्या है और जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसकी कोई दवा नहीं है वो ठीक हो सकती क्या। अगर हम वैसे विचार करें तो औषधि चिकित्सा पद्धति में अधिकतर बीमारियां कोई भी ठीक होती नहीं। एक बार बीमारी हुई कि सारी उम्र चलती हैं, दवाएं भी चलती हैं। तो सर्दी जो है ये भी इसी तरह की बीमारी है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक सभी को ये आक्रांत करती है। तो इस तरह की जो बीमारी है इस बीमारी का जो प्रमुख क्या कारण है और इसके शरीर पर होने वाले क्या परिणाम हैं इनका विचार बहुत जरूरी है। अगर हमें किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो ये अत्यंत आवश्यक है कि बीमारी शरीर के किस अंग की है, कौन से अवयवों की है और उन अवयवों में जो विकृति आई वो क्यों आई जिसने बीमारी का रूप धारण कर लिया, ये जानना जरूरी है। अक्सर ये माना जाता है कि सर्दी जुकाम कीटाणुओं के संक्रमण के कारण होती है और संक्रमण के कारण होती हैं तो कई बार बच्चों को बचाया जाता है कि कहीं उन पर ये संक्रमण ना आ जाए। इसके अतिरिक्त सर्दी जुकाम हवा में परिवर्तन होने से होता हुआ पाया जाता है, प्रदूषित वातावरण से हुआ पाया जाता है और कुछ लोगों को गर्म ठंडा इससे भी तुरंत प्रभाव होकर के सर्दी जुकाम होने लग जाते हैं। लेकिन ये जो है ये बीमारी स्थायी होने के बाद होने वाले परिणाम हैं। अन्यथा स्वस्थ शरीर में सर्दी
गर्मी सहन करने की प्रकृति ने क्षमता दे रखी है। इसी तरह कीटाणुओं से बचने की भी क्षमता दे रखी है। हमारा जो नाक है इतना सशक्त बनाया हुआ है कि स्वस्थ शरीर में नाक के माध्यम से कीटाणु शरीर में प्रविष्ट ही न कर जाए। प्रविष्ट अगर हो गए तो उनको नष्ट करने के तत्व शरीर में होते हैं, वो उनको तुरंत नष्ट कर देते हैं। केवल कीटाणु ही नहीं, बाहर से आने वाले ऐसे घटक जो शरीर के अंदर विकार पैदा कर सकते हैं, उनसे भी बचाव करने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर है। और हमारे शरीर में भी नित्य हम जो आहार ग्रहण करते हैं उससे विकार बनते हैं। उन विकारों से होने वाले घटकों का भी तुरंत निष्कासन करके शरीर को स्वस्थ रखने की क्षमता है। तो ये होती कैसे है, इसके बारे में थोड़ा हम विचार करें। सर्दी जो हम नाक तक सीमित रखते हैं, ये केवल नाक की ही बीमारी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो अंतर में म्यूकस मेम्ब्रेन अंतस त्वचा है, अंतर त्वचा जिसे कहते हैं, उस आवरण की बीमारी है। हमारे शरीर में जैसे बाह्य त्वचा है, कीटाणुओं से हमारा रक्षण करती है, गर्मी सर्दी से हमको बचाती है, टेम्परेचर को बराबर मेंटेन करती है। उसी तरह का अंतर आवरण, अंतर चर्म जिसे कहेंगे, ये रोगों से रक्षण करता है। और ये अंतर आवरण जो है शरीर के प्रत्येक अवयव में प्रकृति ने दे रखा है। नाक, कान, गला, आँख, इसके बाद आमाशय, इसके बाद आंतें, मूत्राशय, सभी अंतर अवयवों में इस तरह की प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। इस अंतर त्वचा से एक द्रव निकलता है जो होता है चिकना, और इसको निकालने के लिए उस अंतर त्वचा में ग्रंथियां होती है, वो इसको निकालते रहती है। इन ग्रंथियों के माध्यम से रोग से लड़ने के तत्व हमारे शरीर में निर्माण होते हैं। और ऐसे करीब 200 तत्व पाचन प्रणाली के अंदर ही निर्माण होते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। नाक से जो तत्व निकलता है जिसका नाम है नेटा, ये इतना बलवान होता है कि एक बाल्टी में, कीटाणु भरी हुई बाल्टी में 1 चम्मच अगर नाटा डाल दिया जाए तो सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि जिससे नाक के माध्यम से कीटाणु शरीर में प्रविष्ट करें और खांसी और भी अन्य बीमारियों का कारण बने। ये अगर हमें समझना है तो ये बीमारी होती कैसे है, इसकी जड़ क्या है, ये जानना चाहिए। ये जो बताया गया है, बताया जाता है और अक्सर मानते हैं हम लोग कि भाई बाहर का वातावरण बदल गया, ऋतु परिवर्तन हो गया, इसलिए सर्दी हो गई। ये जो है ये प्रभाव है, और ये प्रभाव इसलिए हुआ कि अंतर का आवरण जिसमें ये क्षमता थी कि बाह्य प्रभावों से बचने की, वो कमजोर हो गया है। इस अंतर अवयव में जो घटक निकलते हैं इसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, और इनका काम है रोग से बचाव करना। यही वजह है कि अंतर अवयव हमारे सुरक्षित रहते हैं। आमाशय में निकलते हैं, छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में, और अन्य सभी, यहाँ तक मलाशय में भी। और इनके निकलने के लिए जो त्वचा है उसका सशक्त होना जरूरी है। ये त्वचा जब कमजोर हो जाती है तभी जाकर के कीटाणुओं का संक्रमण होता है। कीटाणुओं के बारे में ये बात स्पष्ट रूप से कीटाणुवाद के जो जनक है उन्होंने ही कहा है, लुईस पास्चर ने। बैक्टीरिया इज नथिंग बट द सॉइल ऑन विच दे ग्रो इज एवरीथिंग। कीटाणु अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं, लेकिन उनके लिए जो भूमि उर्वरा पैदा हो गई तो वो वहाँ पनपने लगते हैं और आक्रमण करके अपने लक्षण बताने शुरू करते हैं, जो बीमारियों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अब ये होता क्यों है? अंतर त्वचा जिस अवयव की
उस त्वचा में जब प्रदाह और सूजन हो जाए, शोथ, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, जब ये हो जाता है तो वहाँ की त्वचा रोग रक्षक इन तत्वों को निकालने के प्रयत्न में लगी रहती हैं। और जब ये क्रियाएं बार बार होती हैं तब जाकर के त्वचा इन कीटाणुओं को निकालने की जो इसकी क्षमता है ये कमज़ोर हो जाती है। सर्दी एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आप दवा लो तो 7 दिन में ठीक होती है और नहीं दवा लो तो 1 सप्ताह में ठीक होती है। मतलब इसकी कोई दवा ही नहीं है, ये सेल्फ क्योरिंग प्रॉब्लम है, स्वयं भी अपने आप ठीक होता है। किंतु सिर दर्द, नाक से छींके आना, पानी आना, आंखों में जलन होना, इन लक्षणों से बेचैन होकर के उन लक्षणों को सप्रेस करने के लिए औषधियाँ दी जाती हैं। जब इस तरह के शरीर के अंदर कुछ ऐसे विघटन होते हैं जिससे अंतर त्वचा में शोथ और प्रदाह हो जाए तो ये कहाँ शुरू होते हैं? सबसे प्रथम ये हमारे पाचन तंत्र में आमाशय में शुरू होते हैं। आमाशय में जो इतना सशक्त है, वहाँ अनेक तरह के क्रियाएं होती है और रासायनिक क्रिया प्रक्रियाएं होती है और हमारे कई तरह के संरक्षक तत्वों का प्रथम वो आधार है। तो वहाँ पर शोथ और प्रदाह आ जाता है। तभी शोथ प्रदाह आता कहाँ से? जो कीटाणुओं को आसानी से अंदर आने के लिए रास्ता कर देता है, वो शोथ प्रदाह बनता कैसे है? शोथ प्रदाह मतलब उस अवयवों में ललाई हो जाना, जलन होना और सूजन का होना। जैसे बाह्य अवयवों में आघात लगने से सूजन हो जाती है, वैसे अंतर अवयवों में भी आघात होते हैं। अब आमाशय में कौन से आघात होंगे? आमाशय में हमारे क्या आघात होते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है आमाशय को शोथ पैदा करने वाले हैं वो हमारी आहार की आदतें, आहार सेवन की आदतें। अत्यधिक खाने की प्रवृत्ति, जितना हम पचा सकते हैं उससे अधिक। कल जैसे मैंने आपको बताया, हमारे एंजाइम्स की क्षमता लिमिटेड होती है। अगर हम भोजन जितना पचा सकते हैं उससे एक चम्मच भी ज़्यादा खाया जाए तो वो प्रदाह का कारण बनता है। और ये क्रिया लगातार लगातार चलती रहे तो अंदर जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर के कीटाणुओं के लिए आसानी से प्रवेश करने का कारण बन जाती है। तो अधिक खाने की प्रवृत्ति, बार बार खाने की प्रवृत्ति, गलत खाने की प्रवृत्ति और इसके अतिरिक्त गरिष्ठ पदार्थों का सेवन, जिसमें नमकीन, मिठाइयाँ, जो भोजन के पदार्थ हैं जिनको पचाने में अधिक शक्ति लगती है और शरीर में विकार अधिक पैदा करते हैं, इनका सेवन, और मैदे, बेसन से बने हुए पदार्थ, ये सारे के सारे प्रदाह और शोथ के कारण बनते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें शरीर के लिए पोषण रहित, शरीर को किसी तरह का पोषण न देने वाले होते हैं, इनका सेवन जब लगातार काफ़ी दिनों तक चलता है तब जाकर के अंतर त्वचा में प्रदाह हो जाता है। मिर्च मसाले युक्त आहार, आधुनिक युग में फास्ट फूड्स, ये सारे के सारे आहार जो हैं प्रदाह का कारण बनते हैं। और ये प्रदाह आमाशय से शुरू होके आमाशय से गला और नाक, ये सबसे नज़दीक का द्वार है। प्रकृति, क्योंकि आमाशय में हम खाते रहते हैं, इसका हमें आभास ही नहीं होता है कि शोथ कहाँ हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जब ये शोथ वहाँ बढ़ जाता है तो सबसे पहले गले में, नाक में पहुँचता है और वहाँ की त्वचा को प्रभावित करके उसको कमज़ोर कर देता है। जब वो त्वचा कमज़ोर हो जाती है तब जाकर के नाक के अंदर के जितने रक्षण करने के गुण हैं वो सब कमज़ोर हो जाते हैं। नाक के अंदर प्रकृति ने बाल दे रखे हैं, केश, ये बाहर से आने वाले धूल और अन्य प्रदूषण को बाहर कर देती हैं, छींक के द्वारा उनको निकाल देते हैं।
इसके अतिरिक्त नाक के अंदर जो म्यूकस निकलता है जिसे श्लेष्मा कहते हैं, उसमें भी तत्व बनते हैं। इसके पश्चात नाक के अंदर थर्मोस्टेट जैसा मैकेनिज्म होता है। सर्द हवा अंदर गई तो गर्म हो जाती है, गर्म गई तो सर्द हो जाती है, इसके बिना अंदर प्रवेश ही नहीं करती। किंतु आमाशय में विकृति आने के कारण, हमारी खान पान की गलत आदतों के कारण नाक की त्वचा पर जब इसका दुष्प्रभाव होता है, तब जाकर के रोग के कीटाणु आसानी से प्रविष्ट करते हैं। तो सर्दी जुकाम के बारे में एक बात जो समझनी है कि सर्दी जुकाम का इलाज हम केवल नाक और गले तक सीमित रखते हैं, इसके बजाय उसकी जड़ कहाँ है उसको ठीक करें, तो फिर ये कहने का मौका नहीं आएगा कि सर्दी जुकाम एक बार सारी जिंदगी भर चलता है। ये पूर्णतया ठीक होकर के नाक पुनः स्वस्थ होकर के हमारे शरीर के अंदर जो पाचन प्रणाली में 200 तरह के रोग संरक्षक तत्व बनते हैं, वो अच्छी तरह से बनाने लगता है और हर तरह से हर रोग के आक्रमण से हमको बचाता है। रोग के आक्रमण में बाह्य प्रदूषण, कीटाणु और अंतर में बने हुए विकार, ये तीनों प्रमुख होते हैं और ये तीनों शरीर में बनना स्वाभाविक है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए अंदर से अगर हम हमारे शरीर को, हमारे अंतर अवयवों को बलवान कैसे रखा जाए ये जाने, तो हम सर्दी जुकाम जैसे बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। सर्दी जुकाम में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सर्दी जुकाम होते ही कुछ लक्षण नज़र आते हैं। वो लक्षण क्या है? बुखार का आना, जब प्रथम सर्दी होती है तब। उसके बाद बदन का टूटना और भूख का कम होना। लेकिन ऐसा होने के बाद भी आदतन गलत धारणाओं के कारण हम खाना पीना बंद न करते हुए खाते पीते रहते हैं, तो ये प्रदाह और शोथ अधिक बढ़ जाता है। जब प्रदाह शोथ अधिक बढ़ता है तो पाचन का जो प्रमुख अवयव है, प्रमुख यंत्र है आमाशय, वहाँ पर ही भोजन का ठीक से पाचन न होने के कारण वह टॉक्सिन्स में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम विकार कहते हैं। और यही विकार आगे चल करके रक्त के माध्यम से सारे शरीर में फैल जाते हैं। और जब सारे शरीर में जाते हैं तो विविध अवयवों में जाकर के जब आश्रय करते हैं तो उन अवयवों के नाम से बीमारियों को पहचाना जाता है। अब सर्दी जुकाम के होने वाले परिणाम जिनको सर्दी जुकाम है उनको ये नाम मालूम है। सबसे पहले नाक के अंदर ललाई होना और उसके बाद खुजली जैसे होना, ये लक्षण होते हैं, जिसे कहते हैं राइनाइटिस, मतलब नाक के अंदर की त्वचा का सूजन होना। इसके बाद नाक, दोनों नासाग्रह को अलग करने वाला एक हमारे अंतर पर्दा है जो है कार्टिलेज, जैसे कान की हड्डी वैसे बिल्कुल सॉफ्ट है। इसमें जब शोथ हो जाता है तो इसे कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसे DNS हम पहचानते हैं। यही शोथ जब हमारे आँखों के ऊपर और चेहरे पर जो साइनस है उसमें चली जाती है तो इसी का नाम है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस। अब गला, नाक सारे कीटाणुओं के आक्रमण से त्रस्त है। प्रकृति कोशिश करती है कि शरीर में और अवयव है वो सुरक्षित रहें। यही सूजन धीरे से हमारे गले में उतर जाती है। जब गले में उतरती है तो पहला लक्षण होता है खांसी, इसका नाम है फेरेंजाइटिस। एक छोटा सा अंग है जिसका नाम फेरेक्स है, उसमें सूजन हो जाती है तो फेरेंजाइटिस। और गले में जब ये आ जाते हैं तब बनते हैं टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स। और इसके बावजूद गला, मुख, इसमें आक्रमण होने के बाद जब रोग से लड़ने का शरीर प्रयास करता है तो गल ग्रंथियों का बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं एडोनाइट्स। अभी परसों ही एक लड़का आया था हमारे पास, एडोनाइट्स है। तो इस तरह से ये जो शोथ है, जो इन्फ्लेमेशन है, ये कैसे प्रवास करता है और विविध अवयवों पर छा जाता है तो विविध बीमारियां होती हैं। अब सर्दी, जिसका नाम राइनाइटिस है,
ये नाक तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि हर त्वचा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे बाहर की त्वचा जुड़ी हुई है, तो प्रत्येक अवयव अंग उससे आक्रांत होता है। हमारे नाक से एक नली निकलती है और कान को जाती है, जिसे कहते हैं इससे च्यूइंग ट्यूब। अब इसमें जब शोथ हो जाता है तो कान में आवाज़ आती है। सर्दी का ही ये परिणाम है, कान खराब हो जाता है, और कान खराब होने के बाद आवाज़ आती है और कई बार कान से पस भी निकलता है। इसी का नाम है ओटाइटिस। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक बात समझ लें, ये जितने भी नाम हैं इनके सबके साथ एक आइटिस नाम का शब्द जुड़ा हुआ है। और आइटिस ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सूजन का होना। नाक में सूजन हो गई, राइनाइटिस। आँख में सूजन चली गई, कंजंक्टिवाइटिस। कान में चली गई, ओटाइटिस। गले में चली गई, फेरेंजाइटिस। और टॉन्सिल्स पर आ गई, टॉन्सिलाइटिस। जो ग्रंथियां हैं जो रोग से लड़ने की क्षमता रखती हैं, उनमें चली गई एडोनाइटिस। इसी तरह जब ये सर्दी आगे और उतर जाती हैं तो फेफड़ों तक जाती है, क्योंकि श्वास वह संस्थान जो नाक जिसका द्वार है, ये सीधा फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। तो ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के ऊपर जो दो नलियां हैं जो दाहिने और बाएं फेफड़े में जाती हैं और खुलती हैं, उनको कहते हैं ब्रोंकियल्स। उनमें सूजन हो गई, ब्रोंकाइटिस। और ये जब आगे बढ़ जाती है तो इसी का नाम दमा है। दमा ऑल ऑफ ए सडन, अचानक कभी नहीं होता। अब जब सर्दी जुकाम की दवा नहीं है तो दमे की भी नहीं है। इसीलिए एक कहावत भी मशहूर है, दमा दम के साथ जाता है, इसकी कोई दवा नहीं। सारी जिंदगी दवा लेते रहते हैं और दमे के कष्ट से दुख पाते हैं। दमे की जड़ है सर्दी जुकाम का बार बार होना, ये पहले होता है। और बाद में एक स्थिति ऐसी आती है, अंतर त्वचा जब रोग से लड़ने को उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है तो सूख जाती हैं। इसी का नाम है एट्रोपिक राइनाइटिस, मतलब सूख गई। नाम बदल दिए लेकिन अर्थ जो है एक एक वही बीमारी एक एक अवयव को आक्रांत करके कितनी गहरी जाकर के छिपी और अंदर में इसके कारण दुष्प्रभाव होते रहे। जब इस तरह से जीर्ण हो जाती हैं तो सूंघने की क्षमता भी कम हो जाती है, तो कई बार स्मेल भी बराबर नहीं आता है। अब कान पर आक्रमण किया तो कान से सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है शोथ की अवस्था है, जिस जिस अवयव में जहाँ जहाँ जाती है वहाँ इसका परिणाम होता है। तो अब सर्दी जुकाम को जो साधारण लगने वाली बीमारी है, जिसके कारण हमारे जीवन के कोई कार्य रुकते नहीं हैं, खाना पीना चलता है, काम भी करते हैं, लेकिन हम कष्ट भी भुगतते रहते हैं, इसको इतना आसानी से सरलता से नहीं लेना चाहिए। जब ये सर्दी हो जाए तब तुरंत पहली बार इस विचारधारा के अनुसार हम सोच रखें तो तुरंत सर्दी ठीक होती है और बार बार होने का ये सिलसिला समाप्त हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोग जैसे भी शरीर में कोई भी तकलीफ होती है दवाओं के पीछे दौड़ते हैं, और दवाओं का काम है केवल लक्षणों का इलाज करना, मूल कारण को नहीं सोचना। तो होता यह है कि ये बीमारी दब करके हम इस भुलावे में रहती है, ठीक हो गई, लेकिन फिर आती है तब और ज़्यादा विकृत प्रभाव लेके आती है। तो इस तरह से अनेक विकृतियों को जन्म देने वाली, केवल इतना ही नहीं अवयवों को खराब करने वाली। जब ये पेट में हो जाती है तो सर्दी पेट में भी होती है, जैसे नाक में पर पेट की दिखाई नहीं देती, उसी का नाम गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस पेट के अंदर की सूजन। जब ये आंतों में होती है उसी का नाम कोलाइटिस। इसी तरह से हर अवयव में होती है। जब मूत्राशय में होती है उसी का नाम सिस्टाइटिस। जहाँ जहाँ अंतर त्वचा है इससे एक लोहादार पदार्थ निकलता है चिकना, ये रोग से लड़ने की क्षमता रखता है। इसमें से जब रोग रक्षक तत्वों की कमी होती है तब जाकर के रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और जब ये कम हो जाती है तो उसका नाम है एलर्जी। ये जो मैं आपको क्रम बता रहा हूँ, ये क्रम अगर सही ढंग से समझें तो एलर्जी अलग बीमारी नहीं है, ये बार बार सर्दी का होने से रोग प्रतिरोध क्षमता घट जाने से होने वाला लक्षण है।
और दवाओं में हर लक्षण के लिए अलग अलग गोलियां, अलग अलग इलाज दिए जाते हैं, ताकि कुछ समय के लिए तो वो शांत हो जाती हैं, लेकिन फिर आते रहते हैं। तो एलर्जी एक बार होने के बाद एलर्जी की भी कोई दवा नहीं है। और एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। कईयों को धूल धुएं से तो होती है, यहाँ तक गुलाब का फूल या इत्र के सूंघने से भी एलर्जी होती है। खाने पीने के पदार्थों से भी होती है। खाने पीने के पदार्थ पहुँचते हैं पेट में। ये देखिए कितना सरल साधारण सा विषय है कि पेट में पहुँचने के बाद एलर्जी होती है, इसका मतलब इसका संबंध पेट से है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि सर्दी जुकाम की जड़ दमा, सर्दी से होने वाले जितने कष्ट हैं, इनका मूल आधार जो है स्टमक है, तो बीमारी को ठीक करना सहज हो जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में यही है, प्रत्येक बीमारी की जड़ को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और जड़ को ठीक करने के प्रयास में जो मूल विकृति है वो कैसे ठीक हो ये देखे जाती हैं, तब जाकर के बीमारियां सदा के लिए ठीक होकर के शरीर स्वाभाविक अवस्था को, स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। स्वास्थ्य हमारे शरीर का स्वाभाविक स्थिति है, और उससे हट करके जब भी जो कुछ होता है वो है बीमारी। स्वास्थ्य और बीमारी दोनों एक सिक्के के पहलू है, ये अलग अलग नहीं है। स्वास्थ्य का अभाव यानी बीमारी। अगर स्वास्थ्य का अभाव है तो उस अभाव को दूर करो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर हम ये जानते हैं कि सर्दी जब तक आमाशय में शोथ नहीं होता तब नहीं होती, तो हमें आमाशय के लिए ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और आमाशय की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी? आमाशय का काम है भोजन पचाना, तो उसको विश्राम देना है। तो भोजन संबंधित जितनी सावधानी हम रख सकते उतनी रखें। तो एक सूत्र तो सर्दी जुकाम को जड़ से निकालने के लिए क्या हुआ? आमाशय को, पाचन प्रणाली को विश्राम दें। दूसरा, पाचन प्रणाली विकृत होने से, लगातार शरीर में विकार बढ़ने से रक्त में अम्लता बढ़ जाती है, तो रक्त शुद्धि ये भी आवश्यक है। सर्दी जुकाम भले नाक में हो, लेकिन सारे शरीर में इसके लक्षण व्याप्त होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए शरीर रक्त की शुद्धि। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इन दोनों को अगर हम ध्यान में रख करके इलाज करें तो सर्दी जुकाम पूर्णतः ठीक होकर के ये कहने का मौका नहीं मिलता कि भाई सर्दी जुकाम की कोई दवा ही नहीं है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? हम गलत आहार खा करके जो पाचन तंत्र को हमने बिगाड़ दिया है उसको कैसे सुधारा जाए? तो इसके लिए पाचन तंत्र को विश्राम देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, ऐसा आहार ले जो उत्तेजना पैदा न करें और विकार पैदा न करें। और ऐसे आहार में फल और सब्जियां ऐसे आहार है जो विकार पैदा नहीं करते और अंदर जो त्वचा है उसको शांत करते हैं। केवल शांत ही नहीं करते, शरीर को बलवान बनाने के जो विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनसे शरीर को प्राप्त होते हैं और दवाओं से ज़्यादा भी लाभकारी होकर के शरीर में जो विकृति आई है उसको ठीक करने के सहायक बनते हैं। तो फल सब्जियों का सेवन ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब सर्दी जुकाम होने के बाद हमारे शरीर के अंदर जब एलर्जिक लक्षण आने लगे तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर को बर्दाश्त नहीं होते। जब एलर्जी टेस्ट कर रहते हैं तो हम खाने की सब चीज़ों की, कौन से फल से हैं, कौन से सब्जी से हैं, कौन से अनाज से हैं, कौन से क्या है, तो इसमें कुछ अनाज जो है विशिष्टता एलर्जी पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है प्रोटीन नाम के खाद्य पदार्थ है। और प्रोटीन में सबसे नंबर 1 है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोटीन जो है ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में एलर्जी का निर्माण करते हैं। अब सर्दी केवल नाक तक सीमित न रखें, जो अंतर अवयव है, जिनके पेट में बीमारी है, आंतों में बीमारी है, उनमें भी यही नियम लागू होता है। प्राकृतिक चिकित्सा की जो विशेषता है, ये चिकित्सा करने के बाद सारे शरीर को ठीक किया जाता है और दवाओं में केवल सिम्टम्स को ठीक करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा को सही समझ करके अपनाया जाए तो ये जो बीमारियां हैं जिनको हम कहते हैं असाध्य, कठिन है, ये पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावनाएं
शत-प्रतिशत हो जाती है। खाद्य पदार्थ जिनमें पोषण तत्व तो नहीं है, ऐसे खाद्य पदार्थ हमारे भोजन में कई तरह के हैं। मैदे बेसन से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, ये तुरंत तो पता नहीं चलते, लेकिन धीरे धीरे अंतर अवयव को खराब करते हैं। जो हमारी अंतर त्वचा है उसको बिगाड़ देते हैं और बाद में रक्त भी बिगड़ जाता है, तब जाकर के बीमारियां होती हैं। तो फल और सब्जियां के अतिरिक्त जो और धान्य हैं उनमें गेहूं के अंदर भी ग्लूटीन नाम का एक ऐसा तत्व है जो एलर्जी पैदा करता है। तो सर्दी जुकाम होने पर कई बार हम प्रोटीन नाम के खाद्य पदार्थों को सदा के लिए बंद कर देते हैं। तो सर्दी जुकाम का जड़ से इलाज करना है। लक्षणों का इलाज कैसे किया जाए ये भी हम देखेंगे, लेकिन जड़ से ठीक करना है तो उसकी जड़ कहाँ ढूंढी हमने? आमाशय में। और आमाशय को ठीक करने के लिए प्रमुख आधार जो है हमारा खान पान है। तो खान पान की क्या सावधानी रखी जाए जो यहाँ बताते हैं, ये अगर समझ लें और इस तरह से हम परिवर्तन कर दें, पुराने विचारों को छोड़ करके नई विचारों अनुसार अपना खान पान बदल दें, तो रिजल्ट भी तुरंत सामने आ जाता है। ऐसा पाया गया है कि सर्दी जुकाम के साधारण जो रुग्ण हैं उनको 1 महीने के अंदर ही रिलीफ मिल जाता है, परंतु पूरे मनपूर्वक और पुरानी विचारधारा को छोड़ करके नए आहार का सेवन करने की आदत डालनी है। और उस आदत के लिए यहाँ आपको बताया जाता है, और यहाँ अगर समझ करके घर में ऐसा करें तो घर में भी ये ठीक हो सकती हैं। तो इस तरह के खाद्य पदार्थ जो एलर्जी पैदा करते हैं उनमें शक्कर, दूध से बने पदार्थ, चाहे दही हो, छाछ हो, पनीर हो, ये सभी के सभी। दालें, ये प्रोटीन है, इनसे भी एलर्जी होती है, तो दालों का सेवन ये सब का सब छोड़ देना आवश्यक है। तो सबसे पहले यहाँ जितने भी सर्दी जुकाम के लोग आए हैं जिनका नाक बह रहा है, बार बार हो रहा है, होने के बाद फिर नए नए लक्षण पैदा हो रहे हैं, तो उन लोगों को ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको हमें जब तक ये लक्षण पूरे ठीक न हो तब तक पूरी तरह से उनका सेवन नहीं करना है, उनको निषेध रखना है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन नाम के जितने खाद्य पदार्थ हैं, मतलब दालें सब तरह, दूध ये भी प्रोटीन है, मांसाहारियों में मांस है, इनका सेवन बंद करना चाहिए। पेट को बिगाड़ने वाले खाद्य पदार्थ, मिर्च मसाले जो उत्तेजना पैदा करते हैं, उसके बाद तुम्हारे मैदे बेसन से बने हुए पदार्थ, बेकरी के पदार्थ हैं, इसके कोल्ड ड्रिंक्स है, आज के ज़माने में खूब चलने वाले चाय कॉफ़ी है, ये सब पेट को बिगाड़ने के कारण बनते हैं। तो इन सब को बंद करके फल सब्जियों का सेवन बढ़ाएं, और जिनको पुरानी जीर्ण सर्दी है उनके लिए यहाँ रहते हुए 2-3 दिन रसवर रहें, अगर समय है तो 2-3 दिन अगर पानी पर रहें, तो ये सर्दी की जो जड़ है यही खत्म हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे आहार शुरू करना है, तो आहार शुरू करने के क्रम में सब्जियां और फलों को महत्व दें। कुछ दिन तक सब्जियां फलों का आहार अधिक से अधिक लें, और बाद में जब सर्दी के लक्षण कम हो जाए तो फिर धीरे धीरे अन्न का सेवन करें। तो सर्दी जुकाम की जो जड़ है, जो आमाशय से शुरू हुई, वहीं से ठीक होगी, और वही नहीं जो दूसरे अवयव में गई है उसके लिए अलग इलाज न करते हुए वो अवयव भी अपने आप ठीक होंगे। अब ये तो हो गई इसकी जड़ को ठीक करने की चिकित्सा। अब सर्दी के लक्षण हैं, नाक में हैं, गले में हड्डी टेढ़ी हो गई है, नाक में मस्से हो जाते हैं, वो भी सर्दी जुकाम के कारण होते हैं। नाक में जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो नाक को प्रोटेक्ट करने के कोशिश में नीचे लटक जाती हैं, इसे कहते हैं नेज़ल पॉलिपी। तो ऐसे स्थिति में नाक को सुरक्षित कैसे करें, नाक में जो विकृति आई है, नाक के अंदर जो श्लेष्मा बनता था वो सूख गया है, उसको पुनः प्रस्थापित करने के लिए क्या करें। तो यहाँ ऐसे कुछ प्राकृतिक इलाज हैं जो किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करते और अंतर त्वचा को स्वाभाविक होने में पूर्ण तरह से मदद करते हैं। ये यहाँ के इलाजों में सबसे प्रथम है जल नीति।
जल नीति गर्म पानी में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट हम कहते हैं, डाल करके कोष्ण जल से केवल नाक से छोड़ना है। नीति का मतलब ये नहीं कि दूसरे नाक से आए, नाक को वॉश करना है, नाक को क्लीन करना है। वहाँ पर जो आक्रमण करने वाले तत्व है जो वहाँ रुके भी है उनको वॉश आउट करना है, तो उससे धोया जाए। एक तरफ एक लोटे से करें, एक तरफ से एक। नीति के बाद दूसरा इलाज जो है भाप लेना, क्योंकि नाक कान गला तीनों से संबंधित ये व्याधि है और तीनों को हमें सुरक्षित करना है। और पहले तीनों को ठीक करना है। जड़ को ठीक करने के लिए हमने खान पान का परिवर्तन कर दिया, तो इसके लिए गरारे, गरारे में पत्ता गोभी के गरारे सबसे महत्वपूर्ण है। पत्ता गोभी में वो तत्व है जो हमारे अंतर त्वचा के अंदर जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है उनको स्वाभाविक करने की क्षमता रखते हैं, जिसे कहते हैं एसेंशियल ऑयल्स। हमारे यहाँ कुछ चिकने पदार्थ एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं, उनको रिहेबिलिटेट यानी वापस प्रस्तापित कर देते हैं। तो पत्ता गोभी की भाप 100-150 ग्राम पत्ता गोभी के ऊपर के मोटे मोटे पत्ते और डंठल को कीस करके उनको 1-1.5 लीटर पानी में डालें और फिर टॉवेल रख करके मुंह नाक गले में वो जाने दें, और उसके बाद थोड़ा सा रुक करके ठंडे पानी से प्रक्षाल कर लें नाक गले मुंह पे। तो पत्ता गोभी की भाप। दूसरी, तुलसी के पत्ते 10-15 डाले जा सकते हैं, पर दोनों साथ में नहीं डालना। जब पत्ता गोभी करते हैं तो तुलसी नहीं, तुलसी करते पत्ता। और तीसरी हल्दी। तीनों के कुछ गुणों में थोड़ा भेद है। पत्ता गोभी नॉर्मलाइजेशन ऑफ ये कहते हैं उसके अंदर जो ऑयल्स है उसको करती है और त्वचा का ठीक करती है। तुलसी के पत्तों में कुछ एंटीबैक्टीरियल गुण हैं और कुछ इसी तरह से त्वचा को ठीक करने के गुण हैं। और हल्दी, थोड़ी सी पाव चम्मच हल्दी डाल के उसकी भी भाप ली जा सकती है। हल्दी के अंदर रोगों के जो कीटाणु हैं उनको ठीक करने की क्षमता है। आजकल तो हल्दी का पुलटीज तक करने लगे हैं। हल्दी का यानी अच्छे अच्छे इसमें भी हल्दी का ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि उसमें ये क्षमता है कि कीटाणुओं को नष्ट कर दें। तो पत्ता गोभी की भाप, तुलसी के पत्तों की भाप और हल्दी 2 दिन ये 2 दिन ये, या फिर 4 दिन ये 4 दिन ये, इस तरह से हम करें सुबह और शाम दोनों समय। और जब हम नीति भाप और बाद में गरारे करने के लिए जिन द्रव्यों से हमने भाप ली उन्हीं द्रव्यों के पानी से भी गरारे किए जा सकते हैं या नमक से भी। इसके पश्चात जब हम नीति भाप गरारे कर लेते हैं, नाक अच्छी तरह से साफ होता है, तो अंदर से तेल लगाया जाए। आप कोई भी तेल लगा सकते हो, लेकिन अगर वैसलीन लगाए तो वैसलीन की लेयर अंदर प्रोटेक्ट करती हैं और बाहर से आने वाले जो इरिटेंट्स हैं जो वातावरण में आते हैं वो बार बार तकलीफ नहीं देते हैं। नीति भाप गरारे के बाद तो लगाना ही है। जब जब हम बाहर जाएंगे तो आजकल प्रदूषण इतना फैला हुआ है, हवा में इतने सारे इरिटेंट्स हैं, तो वो आक्रमण नहीं करेंगे। और धीरे धीरे जैसे त्वचा प्रोटेक्ट होगी तो हीलिंग जो है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये दवाओं से होने वाली नहीं है, अपने आप होती है। तो अंदर ही अंदर से हीलिंग होगा और हील होकर के वापस त्वचा स्वाभाविक हो जाती है। इसके अतिरिक्त नाक के द्वारा जो नाक कमजोर हो गया उसको मजबूत करने के लिए शुद्ध खुली हवा का सेवन भी अच्छा है। सुबह के वक्त सूर्योदय के पहले अगर हम घूमें और खूब गहरी सांसें लें और उस हवा में प्राणायाम करें, उससे नाक की त्वचा को लाभ होता है और अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ने को भी मदद मिलती है। और एक उपाय जो है त्वचा को हमारे अंतर त्वचा को मजबूत करने वाला, बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा इनके बीच में अवयवों का भेद है, लेकिन ये फिर भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो बाह्य त्वचा को ड्राई रब कहते हैं, शुष्क मालिश, सूखी मालिश। तो इसको अगर तौलिए से नहाने के पहले हम पूरे शरीर को 10-15 मिनट रखें, पीठ हाथ पैर सभी अंग हमारे शरीर के, और बिना साबुन के खूब मलमल के नहाएं, तो त्वचा के जो रंध्र हैं ये खुल जाते हैं। खुल करके इसके माध्यम से कई विकार निकलते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है पाचन तंत्र को ठीक करना और शरीर के विकारों को निकालना
और इसके बाद जो अवयव आक्रांत हैं, जैसे नाक, कान, गला, इनको ठीक करना, ये अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। और सर्दी जुकाम जो बीमारी असाध्य समझी जाती है, सदा के लिए ठीक हो जाती है। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण मैं जानता हूँ जिनको सूंघने की शक्ति गई थी, कान से सुनने नहीं आते थे, बराबर वापिस वो शक्ति आ गई। पर उसमें धीरज और श्रद्धा और लगन के साथ जो बताए नियम हैं, उन नियमों का पालन करना जरूरी है। और जिनकी जीर्ण व्याधि है, उनको किसी भी ऐसे चिकित्सक के पास या ऐसे संस्था में जहां इस तरह का वातावरण है और आपको इसकी जानकारी दी जाती है, उनके मार्गदर्शन अनुसार आहार परिवर्तन, दिनचर्या में परिवर्तन करें, तो सर्दी जुकाम बीमारी सदा के लिए ठीक हो सकती है। अब इस संबंध में किसको कोई शंका, प्रश्न है? बात स्पष्ट हो गई? अदरक का काढ़ा लेते हैं वो कितना? नहीं, अदरक का काढ़ा इरिटेट करता है उल्टा, वो गले में इतना लाभ नहीं करता। ऑयल इसमें नुकसानदायक कितना है? ऑयल जब खांसी जुकाम होता है तो ऑयली चीजें नहीं खाते हैं। बताएं, वो एलर्जी पैदा करती है। जो भी एलर्जी पैदा करे उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जो भी दूध, दालें, तेल, घी, बेसन, मैदा, मिर्च, मसाले और चाय, कॉफी, लिस्ट इसकी लंबी हो सकती है पर मूल तो यही है। डॉक्टर साहब, एक जैसे इसको ये शुरू से जुकाम रहता है, 3 साल की है और शुरू हाँ, से तो अब ये बात क्यों रहती है? हाँ, क्यों रहती है? मैंने जो कहा ये और स्पष्ट हो जाता है, अधिक खाने से ये होती है। अब बच्चा तो खा नहीं रहा है, माँ के गोद में जब दूध पीता बच्चा होता है तभी सर्दी होती है। क्यों होती है? एक हमारी गलत भ्रांत धारणा है कि बच्चों को खूब खिलाए पिलाएंगे तो वो स्वस्थ होते हैं, तो माताएं उस लोभ में अधिक ओवर ईटिंग करा देती हैं। बच्चे का आहार दूध है, माँ का दूध जो उसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाला होता है, वो भी बीमारी पैदा करने वाला होता है। तो जब जब ऐसे लक्षण हों तो दूध देने में अंतराल कर देना चाहिए। तो बचपन से ही सर्दी शुरू होती है और आगे ही चलते चलते और बिगड़ जाती है। ये जो लक्षण मैंने गिनाए, ये कोई अचानक एकदम नहीं आते हैं। इनको आने के लिए लंबा अंतराल बीच में जाता है। खाए हुए खाद्य पदार्थों से हमारा शरीर तो चलता है, लेकिन अंदर से रोग से लड़ने की ताकत कम होती है। और एक दिन ऐसा होता है अंदर की त्वचा थक जाती हैं, तब जाके ये बीमारियां होती हैं। तो बच्चों को पहले तो हम दूध पिला के माताएं ओवर ईटिंग फीडिंग करती हैं, फिर उसको देखो गैस होता है, एसिडिटी होती है, पेट में दर्द होता है, फिर हम ग्राइप वाटर देते हैं और फिर और कब्ज के लिए कुछ प्रयोग करते हैं। उसके बजाय अगर फीडिंग को उसी वक्त ठीक कर ले माताएं तो आगे ये नौबत ही ना आए। अब इसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर और खाने पीने को हम देते हैं, दादा दादी लाड़ प्यार करते हैं, वो भी ऊपर से उसको खिलाते हैं। और फिर आजकल चॉकलेट, शक्कर के पदार्थ इतने चल पड़े, वो सब एलर्जी और उत्तेजना पैदा करते हैं। और बच्चा खुद जब बड़ा होता है तो बाहर खाने लगता है, तो आजकल फास्ट फूड है। एक बार इन चीज़ों को खाने के बाद मस्तिष्क के अंदर जो केंद्र है वो बिगड़ जाता है और एडिक्शन हो जाता है इन चीज़ों का, और फिर वो छूटते नहीं हैं। तो इस तरह से ये जो क्रम है, ये क्रम हमारे जीवन भर हमारे साथ चलता है और इसीलिए ये ठीक नहीं होता। यहाँ आने वाले को, प्रत्येक व्यक्ति को विचार पूर्वक इस बात को चिंतन करना चाहिए कि अब मेरी जो जीवन शैली है, घर जाकर के उनमें क्या क्या गलतियां हैं, उनको कैसे सुधार करें। और सुधार करने के साथ परिवार में बच्चों से लेकर के वृद्ध तक जो सबको है, सबके लिए इस तरह की आहार की व्यवस्था करें ताकि ये नौबत ना आए। शरीर स्वयं को ठीक करने वाला यंत्र है, स्वयंभू यंत्र है, कोई बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको ठीक रखने की कला आनी चाहिए, जो कला आपको यहाँ सिखाई जाती है। वो ये जो समझ लें, और खान पान के प्रति जो गलत धारणाएं हैं, जो अनावश्यक आसक्ति हैं, उसको भ्रम को ठीक दूर करें। डॉक्टर साहब, जैसे लेकिन यदि ऐसा होता है काम पे भी आप जा रहे हैं साथ साथ में और खाना पीना छोड़ दिया आपने, थकान जो एक होती है, फिर तो उसको कैसे मिटाया जाए? थकान जो है, खाना पीना जो खा रहे हैं उससे जो शक्ति बन रही नहीं बनने के कारण होती है।
तो उसके लिए अगर कम भी खाएं और वो ठीक से हजम हो जाए तो थकान दूर हो जाती है। थकान के लिए अधिक खाने की प्रवृत्ति से थकान बढ़ती है। मतलब खाएं लेकिन कम खाएं। कम खाएं, सही खाएं। कम खाना ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। कोई मान लीजिए एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, जैसे बच्चे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं या एडल्ट हैं, तो उनको बताते हैं कि अनाज दूध तो बहुत जरूरी है क्योंकि उससे ताकत आती है। और कोई एक्सरसाइज करता है तो दूध नहीं पिए, अनाज खाएगा, ताकत को कमजोरी नहीं होगी, तो थक जाएगा, सोएगा दिन भर। जब तक उनके पाचन तंत्र के द्वारा दिया हुआ अनाज उनके शरीर में ठीक से हजम नहीं होगा तब तक कमजोरी आती ही रहेंगी। बाहर के किसी चीज़ से वो ठीक नहीं होगी। इसलिए पहले उनको ठीक कर लें और बाद में सब कुछ खाने को दे सकते हैं। फिर दाल वगैरह सारी उम्र बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रोइंग बच्चे को तो खाना देना आवश्यक है, परंतु खाने देने के लिए पहले उनका पाचन तंत्र ठीक कर लें। और पाचन तंत्र ठीक करने के लिए कुछ दिन लगते हैं। बच्चों में तो अगर ये प्रयोग किए जाए तो बच्चे आसानी से अडॉप्ट करते, छोटे बच्चे। बड़े बच्चे तो नहीं मानते क्योंकि वो फिर जिद करने लगते हैं और उनकी स्वभाव बन जाता है। पर छोटे बच्चे में नेचुरल टेंडेंसी बहुत होती है। 2-3 दिन तक आपको प्रयास करने पड़ते हैं, बाद में अपने आप करने लगते हैं। और बाद में जैसे जैसे भूख लगे फिर सभी खाने को दे सकते हैं। हमें तो बीमारी ठीक करना है पहले। हेल्दी आदमी खा सकता है मतलब? हेल्दी तो खाना ही है उसको, दालों में भी जो आवश्यक है, बाकी सभी पदार्थ आवश्यक है। हेल्दी आदमी को तो खाना ही चाहिए। दूध भी, अनाज भी? नहीं, दूध के लिए मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। और अनाज? अनाज तो सभी खाने चाहिए, दालें सभी खानी चाहिए। एक चीज और डॉक्टर साहब, जैसे आजकल तो सब्जियां वगैरह सब पेस्टिसाइड से वो एक और प्रदूषण है। हाँ, क्या बराबर। इलाज करें फिर उसको? कैसे उसके लिए सोच विचार शुरू हो गए हैं। इसके लिए ऑर्गेनिक फूड आने लगे हैं और यही वजह है कि हेल्थ फूड स्टोर्स में आजकल, विदेशों में तो जगह जगह खुल गए हैं, आपको हर जगह मिलेंगे। हर गांव में 10 हेल्थ फूड स्टोर्स मिलेंगे। हमारे यहाँ अब ये ट्रेंड आ गया है कि ऑर्गेनिक फूड लो। अब जो एक जनरेशन है जो सफ़र कर गई, ये तो सफ़र करेगी, लेकिन उससे बचने के भी तरीके हैं। बाजार में देशी वस्तुएं मिलती हैं। हम अच्छे आकर्षक दिखने के लोभ में जब चीज़ें लाते हैं तो उसमें तो इस तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले बिना वो चमक, वो उसका आकर्षण आता नहीं है। देसी पदार्थ जो जिस जगह में होते हैं उनका सेवन करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। जिनमें ऐसा लगता है कि इन पर दवाएं छिड़की, उनका सेवन न करें, यही ज़्यादा अच्छा है। ये इस तरह का एक दुष्चक्र ही हमारे आधुनिक जीवन में हो गया है। यही वजह है जो आज बचपन से बीमारियों की जड़ शुरू होती है और 25-30 साल के बाद ही जो बीमारियां कभी नहीं होने चाहिए, हृदय रोग, मधुमेह होने लग गए हैं, जो 30 साल की बीमारी ही नहीं है, 30 साल की उम्र की। यही तो प्राकृतिक चिकित्सा आप लोगों को यही बताती है कि हेल्थ अवेयरनेस डेवलप कीजिए, किसी डॉक्टर के ऊपर निर्भर मत रहिए, और स्वयं के शरीर को ठीक करने के लिए क्या क्या अपने करना चाहिए, कर्तव्य, उनको बराबर नियम से उनका पालन कीजिए तो शरीर ठीक रहेगा। और इसमें कई फैक्टर्स है, एक फैक्टर नहीं है। लेकिन आज हम लोगों को पहले तो बीमारी ठीक कैसे करना, जिसके लिए आप सब लोग आए, और ठीक करने के बाद सही खाना, ये दोनों बातें करनी है। तो ठीक करते करते सही खाने की कला आ जाएगी, तो उसको अपनाते रहिए। ड्राई कोई एट्रोपिक कहते हैं। उस वक्त फिर सूंघने की क्षमता चली जाती है, सुनने की क्षमता चली जाती है, आंखों में भी दिखाई देना कम हो जाता है, गले में भी तकलीफ होती है, आवाज़ भी खरखरा खुरदरा हो जाता है। तो ड्राई ये लास्ट स्टेज है। पहली स्टेज चिकनाई युक्त पदार्थ निकलना, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हम हर बार निगलेक्ट कर रहे हैं, दवाओं से दबा रहे हैं और जड़ को पकड़ नहीं रहे हैं, तो फिर बढ़ते बढ़ती ये स्थिति होती है। दूध के बारे में आप कह रहे थे, दूध के बारे में बताऊंगा मैं। दूध के लिए? हाँ, दूध को फिर मैं कल लगे तो भाषण दे दूंगा आपको दूध के बारे में। दूध की जरूरत ही नहीं है असल में, मैं कल बताऊंगा दूध के बारे में आप लोगों को। डॉक्टर साहब, ये जो चिकनाई पदार्थ है वो नहीं निकल रहा है, इसका क्या रीजन है? अंदर कुछ प्रॉब्लम है? कफ नहीं निकलता? जैसे वो धीरे धीरे निकलने लग जाएगा, क्योंकि अंदर की जो ग्रंथियां हैं वो सूख गई, पर वो वापस नहीं बनती हैं, नहीं बनकर निकालने लगती हैं। नहीं निकलना तो प्रॉब्लम हो रही है आपको? हाँ, न निकलना तो प्रॉब्लम होगा ही। ये स्टेप बाय स्टेप होने वाली एक एक गलती है।
ऑर्गेनिक वाले को और पेस्टिसाइड वाले को पहचानिए कैसे अलग? विश्वास से लेना है। भ्रष्टाचार वो भ्रष्टाचार कुछ- इतना ज्यादा है। अब वो उसको तो कोई चॉइस नहीं है, भरोसा है। अब यहाँ तो कई चीजें ऐसी है जो हम कर रहे हैं, 90% ऐसी आ रही है, क्या करेंगे? नहीं तो उसके लिए कोई ये नहीं, पर अपन स्वाद से सुनो, दिखने में जो है उससे भी पहचान सकते हैं। आप टमाटर लीजिए,